नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से हूँ। ओशो द्वारा लिखी गई पुस्तक बियॉन्ड एनलाइटनमेंट के हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 4। ओशो से जब उनके अनुयायी ने प्रश्न पूछा कि ओशो, मैंने अपने आप को हमेशा 2 भागों में आपसे जुड़ा पाया है। मेरा एक भाग सदैव काम करना चाहता है, भागना चाहता है, उछल कूद करना चाहता है, राजनीतिज्ञों और पत्रकारों से बातचीत करना चाहता है और छत पर चढ़कर जोर से चिल्लाना भी चाहता है। वहीं दूसरा भाग, जो कि आपके सानिध्य में आकर कुछ वर्षों से और शक्तिशाली हो गया है, आपके पास बैठना चाहता है और आपकी शांति और वचनों में समाना चाहता है। ऐसा क्या है कि मुझे शांत रहने के लिए इतना सक्रिय होने की ज़रूरत पड़ी? इस पर ओशो जवाब देते हैं, संभवतः ऐसा लगता है कि ये दोनों भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जितना ज़ोर से छतों से चिल्लाओगे, तुम मेरे पास और भी गहरी शांति का अनुभव करोगे, और जितना ज़्यादा शांत होकर तुम मेरे पास बैठोगे, उतना ज़ोर से तुम्हारे पास दुनिया के साथ बहुत कुछ साझा करने के लिए होगा या कुछ लड़ने के लिए भी होगा। पूरब में लोग अपनी आंतरिक यात्रा के लिए बाहरी यात्रा को त्याग कर हिमालय की गुफाओं की तरफ भागते हैं, वो भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए। पश्चिम में इसके उलट लोग अपनी बाहरी यात्रा के लिए आंतरिक यात्रा को त्याग देते हैं और अपनी पूरी शक्ति बाहरी दुनिया पर विजय प्राप्त करने में लगा देते हैं। दोनों ही जीवन की द्वंद्वात्मकता को नहीं समझते। दोनों गलत रहे हैं और दोनों सही भी रहे हैं। गलत इसलिए क्योंकि दोनों अधूरे हैं। दोनों का एक भाग बड़े से और बड़ा होता गया और दूसरा दूसरी तरफ बड़ा ही नहीं हो पाया। तुम देख सकते हो पूरब में कितनी गरीबी, बीमारी और मौतें हैं, लेकिन फिर भी लोग वहाँ संतुष्ट हैं। उन्होंने इस सब को स्वीकार कर लिया है क्योंकि उनका सारा ध्यान भीतरता पर केंद्रित है। वहीं पश्चिम में गरीबी, बीमारी और मौत को लोगों ने मात दी है। उन्होंने मनुष्य की जिंदगी में और भी कुछ साल जोड़ दिए हैं क्योंकि उन्होंने बाहरी तत्वों पर काम किया जो मनुष्य को भौतिक आराम प्रदान करते हैं। पर अगर गौर करें तो सब कुछ होते हुए भी पश्चिम के लोग भीतर से खोखले हैं। तो दोनों जो भी करते आ रहे हैं उसमें सफल तो हुए हैं, लेकिन दोनों असफल भी हुए हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन जीने के केवल आधे भाग को ही चुना। ओशो का दृष्टिकोण मनुष्य को उसकी पूर्णता में स्वीकारना अच्छा है, और जब मनुष्य को तुम उसके पूर्ण रूप में स्वीकारते हो तो तुम द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को समझोगे। ओशो ने इस सिद्धांत को बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया है। वो कहते हैं, मान लो तुमने पूरा दिन खेतों में काम किया और तुम शाम होते होते थक गए और रात को तुम्हें नींद आ रही है। ये मत सोचो कि क्योंकि तुमने पूरा दिन काम किया है तो अब तुम रात को कैसे सो सकते हो। ये तुम्हारे पूरे दिन के काम के कितने विपरीत है। नहीं, यह विपरीत नहीं है। पूरे दिन की मेहनत ने तुम्हें रात्रि को आराम करने के लिए तैयार कर दिया है और तुम रात को बहुत अच्छे से सोते हो। एक भिखारी अच्छे से सोता है, वहीं राजा को अच्छी नींद नहीं आती क्योंकि राजा जीवन की द्वंद्वात्मकता को भूल गया है। तुम्हें चलने के लिए 2 पैर, काम करने के लिए 2 हाथ और दिमाग में 2 हेमिस्फेयर्स, जिसे हिंदी में गोलार्ध कहते हैं, वो चाहिए। अब ये मान लिया गया है कि गणित के कठिन प्रश्न दिमाग के एक भाग के सक्रिय करके हल होते हैं और संगीत यंत्र बजाना जैसे कार्य दिमाग के दूसरे भाग को सक्रिय करने से हल होते हैं। और ये तभी होता है जब दिमाग का एक भाग आराम करता है जबकि दूसरे भाग में कार्य चल रहा होता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी हर सब्जेक्ट 40 मिनट से ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता क्योंकि दिमाग के जिस भाग से तुम उस विषय की पढ़ाई करते हो वह 40 मिनट में थक जाता है और दूसरे विषय की पढ़ाई इस थकान को कम करती है। मेरे साथ बैठकर तुम अपने शांति के प्याले को जितना भर सकते हो भर लो, ताकि तुम फिर से अपनी छत पर जाकर पहले के मुकाबले ज़्यादा जोश के साथ चिल्ला सको। और ऐसा करने में कोई मतभेद नहीं है। तुम्हारा छत से चिल्लाना द्वंद्वात्मकता का भाग है। तुम्हारी शांति और शोर तुम्हारे 2 हाथों, 2 पैरों, दिन और रात, तुम्हारे कार्य करने और सोने के समय के समान है। दोनों को 2 भागों में विभाजित मत करो। इसीलिए शायद दुनिया ने इतना भुगता है। पूरब ने बहुत सी प्रतिभाओं को जन्म दिया है, पर फिर भी हम बैलगाड़ी के काल में जी रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वजों ने केवल अपनी आंतरिक उन्नति पर ध्यान दिया। अगर वे कुछ घंटे ध्यान करके बाकी क्षण वैज्ञानिक शोध में लगाते तो आज हमारा देश विश्व में सबसे संपन्न देश होता।
और यही चीज़ पश्चिम में भी लागू होती है। वहाँ भी अनेक प्रतिभाएं जन्मी, लेकिन उन्होंने केवल अपनी बाहरी यात्रा पर कार्य किया और वे खुद को पूरी तरह से भूल गए। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मृत्यु के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह गए, और क्योंकि ये बात मृत्यु के समय कही गई है इसीलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस वक्त मनुष्य अपने जीवन का निचोड़ बताता है। वो कह गए कि अगर अगला जन्म होता है तो मैं एक नलसाज बनूं। नलसाज वो होता है जो नलों की और पानी से संबंधित चीज़ों की मरम्मत करता है। मैं फिजिसिस्ट या भौतिक वैज्ञानिक ना बनूं, मैं वो बनूं जो बहुत सरल हो, ना कि वो जो बहुत जटिल हो। आइंस्टाइन की उपलब्धि क्या थी? हिरोशिमा और नागासाकी? ये आदमी गौतम बुद्ध बनने की क्षमता रखता था। अगर वो अंतर्मुखी होता तो वो बहुत बड़ा आत्मज्ञानी होता, यहाँ तक कि गौतम बुद्ध से भी महान। बस मन को सही दिशा देने की ज़रूरत होती है। अपनी आंतरिक गहराई में कैसे उतरना है ये मनुष्य को सीखना चाहिए और उससे पाई गई बुद्धिमत्ता को दोनों आयामों में लागू करना चाहिए, और तभी तुम दुनिया को सही विज्ञान और तकनीक दे सकते हो और इसी के साथ एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो। और ये बात सही है कि सही तकनीक अच्छे मनुष्य के हाथों में ही सुरक्षित होती है। एक कवि थे हेनरिच हेनी, जो जंगल में 3 दिन के लिए खो गए। भूखे, थके हुए, डरे हुए जंगल में भटक रहे थे। पूर्णिमा की रात जब उन्होंने चांद देखा तो इस बार उन्हें उसमें अपनी माशूका नहीं दिखाई दी, बल्कि गोल रोटी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था और उन्हें बहुत भूख लगी थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन्हें अपनी माशूका दिखाई दे, पर अफसोस नहीं। द्वंद्वात्मकता में रहना बिल्कुल सही है, लेकिन याद रहे कि तुम विपरीत चीज़ों में भी समानता देखो। जब तुम दोनों भागों के साथ समांतर तरीके से जियोगे तभी तुम्हारा जीवन पूर्णता को पाएगा। इस प्रकार ओशो ने अपने अनुयायी के प्रश्न का उत्तर दिया। दोस्तों, अगले ऑडियो में हम ओशो से एक और प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि एक गुरु का अपने शिष्य में कितना विश्वास है। तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।